हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया। आज हमारी सेकंड क्लास है और हम बात करेंगे अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की। किसकी? प्रत्यक्षवाद की। प्रत्यक्षवाद की। प्रत्यक्षवाद 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच आया। अगस्त कॉम्टे ने सेंट साइमन से प्रभावित होकर इस विचारधारा को लेकर आए और बताया कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है दोस्तों? एक वैज्ञानिक पद्धति। इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सभी तथ्यों को समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यह सिद्धांत तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है और वास्तविक घटनाओं, जो भी रियल में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका अध्ययन करता है। जैसे साइंस में हमने देखा है कि साइंस किसी भी घटना को क्या होगा या क्या अच्छा है या क्या बुरा है, इसका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या है, यानी कि जो जिस रूप में है, कोई भी वस्तु है, कोई सामाजिक घटना है, जो जिस रूप में है उसका उसी रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। और किसी भी सामाजिक घटना को ले लीजिए, जैसे समाज में महिलाओं की समस्या है, तो उस महिलाओं की समस्या को हम कैसे अध्ययन करेंगे? जैसे मान लीजिए मध्यम वर्ग की महिलाओं के साथ क्या समस्या है, उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ क्या समस्या है, निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ क्या समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का हम अध्ययन, जिस रूप में उनकी समस्या है हम उसी रूप में उनको प्रेजेंट करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि किस वर्ग की महिलाएं समस्या से ज़्यादा पीड़ित हैं, इसको भी हम अलग से क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। तो इस तरह से ये भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है वो निरीक्षण करके, परीक्षण करके, प्रयोग करके और वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं। हम बात करेंगे कि सामाजिक घटनाओं को किस तरह से ये अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं का क्रम क्या होगा, यानी कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका क्रम कैसा होगा, हम प्रत्यक्षवाद से पता लगा सकते हैं। दूसरा है, सामाजिक घटनाओं की गति क्या होगी, यानी कि वो किस गति में घटित होंगी समाज की घटनाएं, हम इसका अध्ययन भी प्रत्यक्षवाद के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 3 है, सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं, यानी कि जो समाज की घटनाएं हैं, फॉर एग्जांपल जनसंख्या की कोई समस्या है तो वो किस प्रकार घटित हो रही है या वो समस्या कैसे आ रही है हमारे सामने, हम उसका अध्ययन भी करते हैं प्रत्यक्षवाद के थ्रू। नेक्स्ट है, उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम देखिए, किसी भी चीज़ का क्या होगा या क्या है, इस पर भी हम प्रत्यक्षवाद के थ्रू उसका पता लगा सकते हैं। प्रत्यक्षवाद जो है वो स्वयं को धार्मिक, तात्विक और कल्पनाशीलता से अपने आप को दूर रखता है और जोर देता है वस्तुनिष्ठता या वास्तविकता पर। अब वास्तविकता है क्या? अभी जैसे मैंने बताया आपको हाल ही में कि कोई भी वस्तु है वो जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है, जैसे बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु दर, हम इस समस्या को लेते हैं तो ये हमें जिस रूप में दिख रही है कि कैसे बढ़ रही है, क्या इसके पीछे के कारण हैं, हम उसी रूप में उसका अध्ययन करते हैं। हम साइंस की बात करें, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, या फिर हमें तारे क्यों दिखाई देते हैं, बारिश क्यों होती है, ये जो सभी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ न कुछ निश्चित नियम होते हैं। उसी तरह से
प्रत्यक्षवाद की इन्होंने चर्चा की है, इसमें भी कुछ निश्चित सामाजिक नियम हैं जिसके थ्रू समाज में घटनाएं घटित होती हैं। कोई भी घटना है उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो वो घटनाएं घटित होती हैं। तो इनका कहना है कि किसी भी घटना को अगर हम देखें तो उसे वैज्ञानिक तरीके से देखें। डॉक्टर ब्रिजेस वो कहते हैं, डॉक्टर ब्रिजेस, ये ब्रिजेस मैंने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि इनका नाम इन्होंने ऐसे ही लिखा है। ब्रिजेस कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखें और वो अचानक से आर्सेनिक खा लेता है, यानी कि सखिया खाकर मर जाता है, तो उस सखिया खाने के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर हम पूछें किसी धर्मवादी व्यक्ति से तो धर्मवादी व्यक्ति कहेगा कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी जो ये व्यक्ति मर गया, या ईश्वर का ऐसा ही विधान था, या ईश्वर ऐसा ही चाहते थे, इसकी उम्र इतनी ही लिखी थी। इस तरह की मतलब बातें करेंगे कि जो ईश्वरीय बातें होंगी, अलौकिक बातें होंगी, उनकी वो बात करेंगे। लेकिन अगर हम तत्वज्ञानी की बात करें तो तत्वज्ञानी कहेंगे कि लेना और मृत्यु होना ये निश्चित है, कोई भी मतलब ये अचानक से कार्य नहीं हुआ है, बल्कि ये एक निश्चित चीज़ है। और अगर हम बात करें एक वैज्ञानिक की तो वैज्ञानिक कहेंगे कि हम तो इसका परीक्षण करके देखेंगे, परीक्षण करेंगे, साथ में इस पर प्रयोग भी करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये आर्सेनिक खाकर मरा क्यों, क्या इसका अंदर साइड इफ़ेक्ट हुआ है या किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई है, हम वो जानेंगे। यानी कि हर किसी के, धार्मिक व्यक्ति हो चाहे वो तत्ववादी व्यक्ति हो या फिर वैज्ञानिक व्यक्ति हो, हर किसी के जो विचार हैं वो डिफरेंट होते हैं। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। नंबर 1 है अध्ययन विषय का चुनाव। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ का हमें, जिस भी विषय का हमें स्टडी करना है, हम उस विषय को चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गरीबी की समस्या को ले लेते हैं। हम अगर स्टडी करनी है तो पहले सबसे पहले हम गरीबी की समस्या नामक टॉपिक को हम चूज़ करेंगे। उसके बाद में नंबर 2 है तथ्यों का संकलन। सेकंड नंबर पे आता है तथ्यों का संकलन। हम निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद हम पता लगाएंगे कि किस किस हम फैक्ट्स को कलेक्ट करें और कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो हमारे काम के हैं। तो सेकंड नंबर पर हम तथ्यों का संकलन करके और जानेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स हमारे यूज़ में आने वाले हैं जो कि हमारी स्टडी में सहायक होंगे। नंबर 3 है तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे जब हम डाटा को या हम फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में हम उन फैक्ट्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। उनका क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कोई भी हमने, जैसे अभी मैंने बताया, हमने गरीबी की समस्या को लिया, तो गरीबी की समस्या जो है बहुत बड़ा समस्या है, तो हम इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके हम उसका अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए मध्यम वर्ग में गरीबी की समस्या कितनी है, निम्न वर्ग में गरीबी की समस्या कितनी है, तो इस तरह के हम क्लासिफिकेशन करके उनका और उस पर एनालाइज करेंगे। निष्कर्ष या परिणाम। फोर्थ है निष्कर्ष या परिणाम। जब हम फैक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर लेंगे, उसको एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद में हम उसके रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि ये समस्या किस वर्ग में सबसे अधिक है और किस वर्ग में सबसे कम है। यानी कि इन सभी फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत। प्रत्यक्षवाद में हम आगे बात करेंगे इसकी विशेषताओं की।
प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैं इनको डिफाइन करती हूँ, बताती हूँ इनके अंतर्गत क्या क्या है। फर्स्ट है, प्रत्यक्षवाद में कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि साइंस में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसके अंतर्गत ये सभी घटनाएं ब्रह्मांड में घटित होती हैं। उसी प्रकार समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी किसी न किसी निश्चित नियमों का या निश्चित सामाजिक नियमों का ही परिणाम के थ्रू होती हैं। मान लीजिए हम आत्महत्या की समस्या को लेते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ निश्चित सामाजिक नियम है, तभी वो घटनाएं घटित हो रही हैं। नेक्स्ट है यथार्थ व वास्तविक ज्ञान पर आधारित। इसका मतलब है कि कोई भी जो एक्चुअल नॉलेज है ये उस पर आधारित है, ना कि काल्पनिक बातों पर आधारित। इनका विचार था अगस्त कॉम्टे का कि जो भी वास्तविक ज्ञान है वो कल्पना से परे होता है। यहाँ हम कल्पनाशीलता की इसमें बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनकी। जैसे किसी भी, मैंने बताया भी, आत्महत्या की समस्या ली हमने, और आत्महत्या की समस्या जो भी समाज में है उस वक्त हम उसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं और उसके ज्ञान पर यह आधारित होती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे है इसका? क्योंकि इसमें प्रयोग, वर्गीकरण, निरीक्षण, परीक्षण, इन सभी की हम चर्चा करते हैं और इसी के द्वारा हम अपने किसी भी स्टडी को उसके निष्कर्ष तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कार्यप्रणाली। इसकी जो कार्यप्रणाली है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को किया जाता है और रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। जैसे कि नंबर 1 है विषयों का चुनाव। किसी भी घटना को हम लेते हैं तो सबसे पहले उसके विषय का हम चुनाव करते हैं। दूसरा है तथ्यों का संकलन करते हैं, हम उन डाटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया आत्महत्या की, जैसे अभी हमने समस्या ली है, तो आत्महत्या पुरुषों में ज़्यादा होती है या महिलाओं में ज़्यादा होती है, एक आम व्यक्ति में ज़्यादा होती है या सैनिकों में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन इनका करते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के बाद में हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंधित। देखिए इसका संबंध जो है वो प्रत्यक्ष घटनाओं से इसलिए है क्योंकि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो वास्तविक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। किसी भी घटना का हम निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष घटनाओं से ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है धर्म व विज्ञान में समन्वय। देखिए प्रत्यक्षवाद में इन्होंने एक तरफ कहा है कि ये कल्पनाओं से परे है या फिर अलौकिक शक्तियों से परे है, लेकिन वहीं इन्होंने बात की है धर्म व विज्ञान के समन्वय की। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये कहते हैं कि जो धर्म है वो मानवता के धर्म के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया कि मानवता का धर्म जो है आने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी तो हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च होगा, बौद्धिक स्तर उच्च होगा, साथ में नैतिक स्तर भी उच्च होगा। इन दोनों स्तरों के उच्च होने से किसी भी व्यक्ति में एक ऐसी सहयोग करने की भावना जागृत होगी कि क्यों ना मैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की मैं सेवा करूं या उसकी किसी भी तरीके से हेल्प करूं। अब ये कार्य किस लिए होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज को पुनर्गठन की तरफ ले जाना चाहते थे और पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर करना चाहते थे। तो इन्होंने धर्म व विज्ञान के समन्वय को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है सामाजिक पुनर्गठन व पुनर्निर्माण में सहायक। देखिए अभी इस पर को मैंने बताया कि इन्होंने पुनर्गठन की तरफ अपने जो ये थ्योरी है इसको ले जाने की चर्चा की, तो वो इसीलिए की क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब आगे ले जाते हैं तो वो एक साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा अच्छा होता है ले जाना, क्योंकि उसके पीछे किसी भी रूढ़िवादी विचारधारा या फिर हम कहें किसी भी पूर्वाग्रह का हाथ नहीं होता। मान लीजिए अगर मैं कोई रिसर्च करने लगी हूँ और रिसर्च करते वक्त
मैं महिला हूँ, मैं किसी महिलाओं की समस्या पर रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी कि महिलाओं की समस्या यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। मतलब मैं कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को उस थ्योरी में ले आऊँगी, और कहीं ना कहीं वो थ्योरी जो होगी वो बायस्ड हो जाएगी। मैं सोचूंगी कि अच्छा, महिलाओं की समस्या यहाँ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पुरुषों का यहाँ तानाशाही है, या मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ में ये हुआ है या मेरे साथ में ये चीज़ हुई है तो वो और महिलाओं के साथ भी हो रही होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी समस्या होती है और हर किसी के अपने अपने रिजल्ट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी समस्या को बिना बायस्ड हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें उसकी एक्चुअल रिसर्च करनी चाहिए, जिससे कि निष्कर्ष जो है वो वास्तविक रूप में हमारे सामने आ सके। ये थी इसकी विशेषताएं। इन्होंने इसकी 7 विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने बताया कि इनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं समाज को पुनर्गठित करने का था और पुनर्निर्माण करने का था। अब पुनर्निर्माण कैसे होगा? जब समाज का बौद्धिक स्तर उच्च होगा, नैतिक स्तर उच्च होगा, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करेंगे, और ज्ञान के विस्तार से कहीं ना कहीं समाज में एकता की स्थापना होगी, और हर मनुष्य, हर समाज का व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेगा और अपनी नैतिकता को लेकर आएगा और दर्शाएगा और समाज में एकता की स्थापना करेगा। नेक्स्ट हम बात करें इनकी आलोचना की, तो इनकी जो आलोचना है वो जे.एस. मील ने की है। और जे.एस. मील कहते हैं, जे.एस. मील ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता हैं, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता, ये जन्मदाता कौन है? यहाँ बात हो रही है अगस्त कॉम्ट की। जो प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता हैं वह ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकले। इन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में एक तरफ धर्म को नकारा और दूसरी तरफ मानवता के धर्म को दर्शाया है और बताया है उसके बारे में। तो इसलिए इन्होंने ये बात कही है। ये छोटी छोटी ये जो बातें हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। अगस्त कॉम्ट बताते हैं कि प्रत्यक्षवाद वास्तविकता पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? वास्तविकता पर। वास्तविकता पर जोर देता है और कल्पनाशीलता पर नहीं, कल्पनाशीलता पर जोर नहीं देता। ये बातें भी देखिए याद रखने वाली हैं कि वास्तविकता यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिस रूप में हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं, ना कि हम आत्मा, परमात्मा, अलौकिक शक्तियों या कल्पनाशीलता या भावनाओं की बातें हम नहीं करते इनके तक। नंबर 2 है, इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है। समस्त ज्ञान से नहीं। ये कहते हैं कि इसका जो रिलेशन है या हम कांटेक्ट कह सकते हैं, वो सिर्फ जो हमारी नॉलेज यूज़ में आनी है उसी से ही से संबंधित है, ना कि हर प्रकार की नॉलेज से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसका संबंध सावयवी सत्य से है। सावयवी सत्य से है, ना कि शाश्वत सत्य से। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए यहाँ हम जो हमारे सामने हमें दिखाई देता है वास्तविक रूप में, जिसमें रियलिटी होती है, हम उसका या उस फैक्ट्स को हम सत्य मानते हैं। और ये शाश्वत सत्य, जैसे हम कह देते हैं कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, वो ऐसी बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं
कि जो हमें दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप में है, हम सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं। प्रत्यक्षवाद निष्पक्षता पर जोर देता है, यानी कि हम इसमें बायस्ड होकर हम किसी भी स्टडी को नहीं करते। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व पर जोर देता है। नेक्स्ट है पारदर्शिता पर। देखिए, पारदर्शिता इसलिए होगी क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम परीक्षण के प्रयोग के द्वारा कर रहे हैं और उसका क्लासिफिकेशन करके हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो स्वयं में अपने आप ही पारदर्शिता उसमें होगी। हम कहीं भी किसी भी तरीके से बायस्ड होकर या फिर किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का पक्ष लेकर हम रिजल्ट यहाँ नहीं निकालते, बल्कि हम एक निष्पक्ष तरीके से एक पारदर्शिता के साथ हम किसी भी थ्योरी को करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद मानवता के धर्म के रूप में। इन्होंने वैज्ञानिकता पर तो जोर दिया ही, साथ में बताया मानवता का धर्म क्या है। मानवता का धर्म इन्होंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये कहते थे कि मैं समाज को पुनर्गठित करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूरोप के समाजों में कहीं ना कहीं धार्मिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, तो वो उसको दोबारा से संगठित करने के लिए मानवता के धर्म को लेकर आए। इनकी विचारधारा थी कि समाज को मैं एक वैज्ञानिक के रूप में संगठित नहीं करना चाहता, बल्कि एक समाज को एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं संगठित करूं और साथ में इसे बौद्धिक और नैतिक स्तर के द्वारा दोबारा से स्थापित करूं। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जो बौद्धिक एकता है या नैतिक एकता है वो ज्ञान के द्वारा ही संभव होगी। यानी कि जब हम किसी भी, अगर मान लीजिए हमें नॉलेज है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च होता है। जितनी नॉलेज होगी उतना ही हमारा बौद्धिक स्तर उच्च होगा। साथ में इन्होंने बोला कि नॉलेज कैसे मिलेगी? नॉलेज मिलेगी प्रत्यक्षवाद के थ्रू। यानी कि हम किसी भी घटना का यदि अध्ययन करते हैं तो हम प्रत्यक्षवाद का सहारा लें। प्रत्यक्षवाद की चर्चा जब इन्होंने की तो इन्होंने साथ में धर्म को जोड़ा। अब जेएस मिल जो हैं वो यही कहते हैं कि इनकी जो बातें हैं या इनका जो तरीका है वो एक वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में विज्ञान के साथ साथ धर्म को भी समन्वित कर लिया है। जेएस मिल कहते हैं कि मुझे इनके दयनीय पतन पर रोना आता है। उन्होंने ऐसी बात इसीलिए कही क्योंकि इन्होंने अपने इस वैज्ञानिक थ्योरी में धर्म को समन्वित किया। लेकिन अगस्त कॉम्ट कहते हैं विज्ञान है वो बौद्धिक स्तर उच्च करता है। बौद्धिक स्तर उच्च करता है। यही हम बात करें धर्म की, नैतिक विकास करता है। तो इन दोनों से क्या होगा? कहीं ना कहीं मानवता एकता के सूत्र में बंधेगी। क्या होगा? मानवता एकता के सूत्र में बंधेगी। तो देखिए, इनका कहना भी सही है कि जहाँ एक तरफ विज्ञान बौद्धिक स्तर को उच्च करता है, तो वहीं धर्म जो है वो नैतिक विकास की ओर हमें लेकर जाता है, जिससे मानवता जो है वो एकता के सूत्र में बनती है और एक दूसरे के लिए मनुष्य कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसका उद्देश्य नैतिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना और भौतिक प्रगति की तरफ लेकर जाना है। इन्होंने अपनी थ्योरी में इसके 3 विभाजन किए हैं। नंबर 1 है विज्ञानों का दर्शन।
देखिए, हमने अपनी पहली क्लास में चर्चा की थी कि विज्ञानों का दर्शन क्या है। विज्ञानों का दर्शन है, विज्ञानों का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और बताया कि कौन सा विज्ञान किसके बाद आया और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मैथ को बताया कि मैथ आया, उसके बाद में खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, 4th नंबर पर रसायन शास्त्र, नेक्स्ट आया जीव विज्ञान और फिर से समाजशास्त्र। और इन सब की चर्चा इन्होंने की अपनी पॉजिटिव फिलॉसफी में, जो कि 6 खंडों में इनकी प्रकाशित हुई थी, जो कि 1830 से लेकर 1842 तक प्रकाशित हुई थी। साथ में इन्होंने इथिक्स की भी चर्चा की है, नीति शास्त्र की। तो नीति शास्त्र को इन्होंने अपनी पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में रखा। और देखिए, इस सब की मैं पिछले जो क्लास है कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक धर्म, व नीति शास्त्र। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इन्होंने वैज्ञानिक धर्म की भी चर्चा की है, नीति शास्त्र की चर्चा की है। ये कहते हैं कि विज्ञान का समन्वय धर्म के साथ में बहुत ही अच्छा है। यदि एक तरफ हम बौद्धिक स्तर को उच्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरी तरफ अपने नैतिक स्तर को भी या नैतिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में पुनर्गठन होता है और पुनर्संरचना जो है वो बनती चली जाती है, और कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर हम उच्च हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष राजनीति। इन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति का उद्देश्य इनका क्या रहा है कि जो भी उस समय पे युद्ध हो रहे थे यूरोप में, उनको दबाना, और जो यूरोप के संपूर्ण राष्ट्र हैं उनको एक मित्र की भांति एक साथ जोड़ना, और कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्र जो शत्रुता थी उसको खत्म करना, जिससे संपूर्ण जो समाज है वो मानवता की तरफ बढ़े और मानवता को एकता के ये सूत्र में बांधना चाहते थे। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। पहला था विज्ञानों का दर्शन, दूसरा है वैज्ञानिक धर्म व नीति शास्त्र, तीसरा है प्रत्यक्ष राजनीति। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर डाउट अपने दूर कर सकते हैं। साथ में कोई आपको क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।